हेलो एवरीवन, हम लोग ईएमआई में पढ़ रहे थे मोस्टरल ईएमएफ, जिसमें हमने रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में आपको बताया और उसमें जो सिंपल बात बताई कि आपको जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसका वेलोसिटी निकालना है जो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो आप सिंपली उसका ईएमएफ बीवीसी सेंटर वाला वीवीसीएल लिख सकते, बीवीएल लिखना है, वीसी जो है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर का वेलोसिटी लिखना है जो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल किए थे, प्रूफ किए थे पिछले क्लास में। आपको कुछ और एग्जांपल्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं आज का कि एक रॉड है, वो यहाँ हिंज है, मान लो यहाँ पे हिंज है और इसका जो बीच का 1/3 है, 1/3 पार्ट है, L/3 पार्ट, वो वुडन है, ये कंडक्टिंग है। इसको हम कुछ बीच में ये CD लिख लेते हैं। AC कंडक्टिंग है, CD वुडन है और फिर DB कंडक्टिंग है। तो आपको पूछा फाइंड EMF बिटवीन A एंड B। इसको ऐसा ओमेगा से घुमा रहे हैं और हर जगह क्रॉस फील्ड भी है। तो AB के बीच हमको पूछा, बीच में वुडन पार्ट आ गया, ठीक बीच में। कहा कि अब इसका आप EMF बताओ। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अलग रॉड मान सकते हैं, इसको अलग रॉड मान सकते हैं। इसमें ये भले घूम रहा है लेकिन इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि वुडन है, कंडक्टर ही चाहिए, तो वुडन में नहीं हो सकता है। सो पहले हम लोग एसी में पहले देख लेते हैं कौन हाई होगा। तो V नीचे और B अंदर, तो V क्रॉस B, राइट वाला हाई, इसमें भी राइट वाला हाई होगा, इसमें C हाई होगा, इसमें B हाई होगा। तो इसमें एक सेल ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई सेल नहीं रहेगी, इसमें एक ऐसे बना सकते हैं। यहाँ सेम पोटेंशियल सब जगह, ऐसे ये सेम पोटेंशियल हो गया, यानी बस इसका E1 E2 निकाल के ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए बताइए, इसका पहले निकालते हैं हम लोग। तो फिर हमको AC निकालना है, तो हमको इसका सेंटर का वेलोसिटी लिखना है रॉड का। अब ये है L/3, तो L/6 हुआ इसका आधा, इसकी वेलोसिटी को V की जगह क्या लिखेंगे, L/6 ओमेगा, BV इंटू L/3 फिर रॉड की लंबाई। तो ये हो गया हम लोग का B ओमेगा L²/18। अब आते हैं DB में। तो DB में भी हमको इसका सेंटर का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, E और DB का B इंटू इसका V। अब हमको ये दूरी चाहिए होगा। अब ये दूरी है L/6, ये पूरा L/3 है, तो ये हो गया L/6। तो हम लोग पूरे L में से L/6 घटा लेते हैं, पूरा L है, ये L/6 है, घटा लेते हो जाएगा 5L/6। तो क्या लिखा जाए, 5L/6 ओमेगा BV इंटू रॉड की लंबाई तो L/3 ही है। ये हो गया अपना 5B ओमेगा L²/18। इसलिए दोनों एक ही तरफ सेल है, इसलिए नेट हम लोग EMF निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा B ओमेगा L²/3। ठीक है, तो कोई इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, जिस रॉड का निकालना उसके सेंटर का हमको चाहिए वेलोसिटी। अगला एग्जांपल करेंगे हम लोग, ये आप करिए सब लोग। ये एक रॉड है L लंबाई का, और दिया है कि जो रॉड है उसमें दो तरीके का फील्ड है। यहाँ पे तो हिंज है, बट L/2 में अलग फील्ड है और बाहर अलग फील्ड है। कहा कि अंदर में हर जगह डॉट फील्ड है और बाहर में हर जगह क्रॉस फील्ड है। फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है,
मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन अलग अलग है। ये L/2 और बाहर का L/2 और रॉड ऐसा ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका नाम ए बी कह दिया। तो अगेन वी हैव टू फाइंड EMF अक्रॉस ए बी। चलिए इसको आप लोग पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को अपने से कीजिए सब लोग। तो उम्मीद करते हैं सब लोग कर लिए होंगे, मैं भी आपके साथ कर दूं। अब ये दो सेल में बांट लेते हैं, एक सेल ये, एक सेल ये। इसका प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। ये सेल बालक बी बाहर है, वो घूम रहा है ऐसे, तो V क्रॉस B करोगे, V इधर आएगा, B ऐसे, देख रहे हो। इसका ये वाला एंड हाई पे आ जाएगा, जो हिंज एंड है, ऐसे हाई आएगा नहीं, और इसमें क्या आ जाएगा, अंदर है, ऐसे करो तो बाहर वाला हाई हो जाएगा। इसका इस सेल का इधर हाई आ रहा, इस सेल का इधर। अपने हाथ से करके देखिए सब लोग, मेरे हाथ को मत देखिए, खुद से करिए, यही तो करना है, बाकी तो बीवी लिखना है। तो अब सेटिस्फाई हो जाएगी कि इसकी सेल ऐसे बन रही है और इसकी सेल ऐसे बन रही है, ठीक है। चलो मैं इसको E1 E2 कह देता हूँ। E1 E2 को अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले इसका निकालते हैं। सो E1 हो गया B इंटू, अब इसका सेंटर ये हुआ L/4, तो हो गया L/4 ओमेगा BV इंटू L इज L/2। सो ये हो गया हम लोग का B ओमेगा L²/8। और इस सेल को अलग निकाल लिया जाए तो E2 हो गया B इंटू, अब इसके सेंटर का, इतने पार्ट का सेंटर का जो वेलोसिटी होगा, तो ये L/2 का आधा L/4 हुआ, तो ये दूरी हो गई कितनी, 3L/4। तो हम लिखेंगे B इंटू 3L/4 ओमेगा इंटू, लंबाई तो L/2 ही है, तो ये हो गया वाला कितना, 3B ओमेगा L²/8। तो कौन सेल बड़ी हो गई, बाहर वाली, ये E2 बड़ी हो गई। इससे ये अब दो सेल सीरीज में हो गई और ये सेल बड़ी है, इसलिए डोमिनेटिंग होगी, यानी ये एंड हाई होगा। तो अगर हम रिजल्टेंट लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, एक सेल लिख सकते हैं के बीच में, और उनका डिफरेंस निकालना होगा, घटाना होगा। तो 3 में से 1 गया 2, और इसलिए 2B ओमेगा L²/8 एक कट गया, तो आ गया हमारा आंसर हो गया B ओमेगा L²/4, और वो B एंड हाई पे हो गया, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल आज का देखिए। ये कहा कि एक इन्फिनाइट वायर है ऐसा, जिसमें I करंट बह रहा है, ठीक। कहते यहाँ से एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है जहाँ पे हिंज है, रॉड यहाँ पर हिंज है, ठीक। और रॉड को ऐसा ओमेगा से घुमाते हैं। ये रॉड यहाँ से भी L दूरी पर है और रॉड की खुद की लंबाई भी L है, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो इस वक्त जो भी इसमें EMF जनरेट हुआ बताना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द EMF induced across the ends of the rod, at the ends of the rod at the shown position,
इस स्टेट में कितना ईएमएफ होगा आपको बताना है, ठीक है। कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब लोग किए होंगे और हम आपके साथ सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। देखिए, चलिए यहीं से x लिया, अब तो क्या दिक्कत, b वेरी कर रहा है, इनफाइनाइट वायर का b वेरी करेगा तो आपको फिर एलिमेंट से करना पड़ेगा। बीवीएल अभी इस सेंटर से करने से काम नहीं चलेगा, BVC लिखने से गलत हो जाएगा, बिकॉज वो तभी सही था जब, और उस पूरे रोटेशन भले हो रहा था बट पूरे रॉड के लेंथ पर B यूनिफॉर्म होता, बट यहाँ B वेरिएबल है, इसलिए एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये x चल के dx बड़ा रॉड लिया, इसकी इधर की वेलोसिटी हुई कितने, यहाँ का घूमना तो r ओमेगा x ओमेगा हो गया। अब इस छोटे से रॉड पे हम लोग इसका EMF निकालेंगे और EMF को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग इस रॉड के क्रॉस EMF DE लिख रहे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का B कैसे निकालेंगे, इस वायर के द्वारा निकालेंगे, तो आ जाएगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई, यहाँ से डिस्टेंस ये L है और ये x है, तो हो जाएगा L प्लस एक्स, B सही लिखा है, B इंटू V, V कितना x ओमेगा, V इंटू L कितना dx। इस छोटे से रॉड में EMF आ गया। अब हम नेट EMF निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे x को, यहाँ से यहाँ, यानी 0 से L तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो EMF आ जाएगा अपना, कॉन्स्टेंट से बाहर निकाला जाए, म्यू नॉट I ओमेगा बाहर आ गया, 2 पाई भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया x अपान L प्लस एक्स dx 0 से L। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, देखिए। ये हो गया म्यू नॉट I ओमेगा अपान 2 पाई, ऐसे देखो ऊपर x से नीचे x है तो उसको कोई रूल नहीं लगाओगे, इसको तोड़ दोगे, अलग अलग कर दोगे। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, L माइनस या 1 माइनस, ऐसा 1 माइनस L अपान L प्लस एक्स। देखो तो समझ में आया बात, वही चीज हो गया कि नहीं, L माइनस L अपान, तो ये L से L कट जाएगा तो x अपान L प्लस एक्स बच जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। सो हो गया म्यू नॉट I ओमेगा अपान 2 पाई, अब ये dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस L, और ये हो गया log ln x L प्लस एक्स, लिमिट 0 से L, है ना। अब पुट करते तो हो जाएगा म्यू नॉट I ओमेगा अपान 2 पाई, लिमिट पुट किया जाए L माइनस L ln 2L माइनस 0 प्लस L ln L, सही है। तो म्यू नॉट I ओमेगा अपान 2 पाई L माइनस L कॉमन ले लें तो हो जाएगा कितना, ln 2L माइनस ln L, इन दोनों में से L कॉमन लिया और L को बाहर निकाल दिया तो हो गया म्यू नॉट I ओमेगा L अपान 2 पाई 1 माइनस log m minus log n is log m by n, is log 2। तो ये हुआ EMF।
तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया रोटेशन वाला जिसमें बी भी वैरी किया, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और करेंगे हम लोग। ये देखिए, ऐसा एक रॉड लिए, एल टाइप का रॉड लिए, जो यहां पर हिंज है, और इसको ऐसे रोटेट हम लोग कराने जा रहे हैं ओमेगा से। ठीक है, क्रॉस फील्ड भी है, ये पॉइंट ओ है, इसका ए है, ये बी है, लेंथ एल, दोनों रॉड का लेंथ एल एल है, ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, क्रॉस फील्ड इसमें यूनिफॉर्म है, तो आपको बताना है फाइंड ईएमएफ अक्रॉस ओ ए एंड ए बी, इसमें और इसमें ईएमएफ निकालना। ठीक है, ईएमएफ अक्रॉस ओ ए एंड ए बी, दोनों में निकालना है। ये कर लेंगे ना, कीजिए सब लोग, पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए अपने से। हाँ, मैं करता हूं, बताओ तो। ओ ए का तो सिंपल है ना, तो सीधा रोटेटरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ ए को बोलो बीवीएल बी इंटू एल बाई 2 ओमेगा इंटू एल, ओ ए का तो आ गया। अब ए बी का कैसे करेंगे? ए बी में बीवीएल लिख सकते हैं, सेंटर यहां होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, बिकॉज इसका वेलोसिटी जो होगा वाला इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसा होगा। तो ये वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर तो हुई नहीं, तो बीवीएल तो लिख सकते हैं, बट इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, सही है, यानी फिर ये थीटा हुआ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? कैसे बताओ? ये थीटा हुआ, इस पे राइट एंगल है ना, ये इस सर्किल का रेडियस पे टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी, तो नेगेटिव थीटा थीटा, इसलिए इसको तोड़ देते हैं। वैसे थीटा है कितना ये बताओ पहले। देखो ये l/2 है, ये l है, तो tan tan निकाल दिया जाएगा, आने दो। तो बोलो इसको तोड़ लेते तो इधर हो जाएगा, शायद वेलोसिटी इधर आ जाएगी, कितनी इधर कितनी आ जाएगी, जैसे कि v sin थीटा, इधर v cos थीटा। इसलिए हम लोग को कौन सा लिखना पड़ेगा? जो रॉड के परपेंडिकुलर है ना। तो क्या किया जाए बताओ, इसका आंसर क्या लिखा जाता है? लिखा जाए ईएमएफ बिटवीन ए बी इक्वल हो जाएगा बी इंटू इसका v हो जाएगा v साइन थीटा, साइन थीटा इंटू एल, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये दूरी r है, ये दूरी अगर r है, r ओमेगा होगी, पुट करते हैं, कितना हो जाएगा b इंटू r ओमेगा साइन थीटा इंटू एल। ठीक लग रहा है सबको? अगर ये दूरी में r कह लूं तो v इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा होता है, तो ये v के r ओमेगा लिख दिया है। ठीक है, सो फाइनली ये हो गया कितना, r साइन थीटा कितना होगा बालक?
आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ये आर है, थीटा आर साइन थीटा ये होगा। ट्रायंगल को देखा जाए, हाइपोटेनस आर का है, थीटा है, तो आर साइन थीटा ये होगा ना, परपेंडिकुलर का उसका कितना l/2। तो इसको सीधा लिखते, इसलिए लिख सकते बी ओमेगा और आर साइन थीटा को लिख सकते हैं l/2 इंटू एल। आंसर होगा बी ओमेगा l²/2। तो ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो हमने एक एंगल वाला भी करा दिया आपको। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब, ये तो सही है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, बट इसको और आसानी से हम कर सकते थे। कैसे? ऐसे क्या कर सकते थे, इसको ज्वाइन कर लेते और ऐसे ही करेंगे। सिंस हमने जो पढ़ाया हमने पढ़ाया बीवीएल इसलिए ऐसा किया ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट में भी विश्वास हो और कोई नया ट्रिक न समझ आया तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन आप जरूर करके आए। ऐसा भी नहीं बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये जो करेगा वो तो बहुत स्मार्टली कर देगा। क्योंकि अगर ये इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, अगर ऐसा वाला ज्वाइन कर दिए तो ये एक ट्रायंगल इस बोर्ड में ऐसा घूमेगी, क्या बोलते हो? तो अब बी इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या पूरे ट्रायंगल में फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा बोलो? तो कितना, बी इंटू एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो कांस्टेंट होगा। तो पूरे ट्रायंगल में फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो पूरे ट्रायंगल में फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो पूरे ट्रायंगल का ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। यानी इन दोनों रॉड में ईएमएफ उतना ही होगा जितना अकेले ओबी में होगा। और ओबी का डायरेक्ट लिख सकते थे, बिकॉज ये एक रॉड मान लेते कितने का, L√2 का। तो सीधे ईएमएफ ऑफ ओबी कितना लिख लेते हम, लिखते बी L√2 है, L√2 का आधा लिखते हैं। ऐसा देखो कैसे, क्यों ऐसा लिखते बताओ, बी ओमेगा आर ओमेगा, तो ये है L√2, तो वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होती है ना ऐसा, तो L√2 का आधा v ओमेगा हो गया इंटू बी वी एल, एल मतलब L√2, इसकी लंबाई तो L√2 लिखते हैं ना बालक। तो ये कितना आ जाता है यहां से, बी ओमेगा L², देखो √2 कट जाता। ये किसके बीच में होता? OB के बीच में। और हमको इसका निकल गया, इसका निकल आता। तो तो EOA प्लस EAB इक्वल टू बी ओमेगा L² निकला है। और OA का तो जानते हैं इतना होता, कितना, बी ओमेगा L²/2 प्लस EAB इक्वल बी ओमेगा L²। सो EAB इज अगेन बी ओमेगा L²/2, जो कि हम यहां भी निकाले नहीं। तो ऐसा करना स्मार्ट तरीका, ये आना अच्छी बात है, बट जेई देने वाला बच्चा कंपोज रहता है। ठीक है, एग्जाम में नया ट्रिक याद आए ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में जो आप जानते हो, जो प्रैक्टिस है, उस पर विश्वास करके एग्जाम देना चाहिए। और याद आ गया तो बहुत थैंक टू गॉड, नहीं तो अपना बेसिक तो हम करके ही आएंगे, हम हारेंगे नहीं। इसलिए ये मेथड किया, फिर उसके बाद मेथड किया। ठीक है, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। नोट लिखेंगे, एक नोट लिखिए। नोट लिखिए कि व्हेन ए conducting body, the conducting body is rotated, conducting body is rotated, the free electrons, inside the body, free electrons inside the body, free electrons inside the body experience a centrifugal force
experience a centrifugal force due to which due to which due to which they are due to which they gets accumulated. ऐसे लिखो, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखो ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे लिखो ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at the farther end of the rod, farther end of the body, due to which the electron density at the farther end of the body, farther end of the body, farther end of the body increases. Electron density at the farther end of the body increases. फुल स्टॉप कर लीजिए, फिर लिखेगी due to this charge, due to this difference in electron density, due to this difference in electron density, due to this difference in electron density, an electric field is developed. An electric field is developed even in absence of magnetic field. Even in absence of magnetic field, which gives rise to a new EMF, gives rise to a new EMF. क्या पढ़े? करम आपके पास कोई मान ली कंडक्टिंग बॉडी, जैसे हमने एक रॉड ले लिया, कि आप इसको ऐसे घुमाते हो, तो इवन इफ यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन की हालत देखो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे घूमने से। किधर लगेगा? तो हमेशा किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। यही लिखवाया गया कि जब कोई कंडक्टिंग रॉड को किसी उसके बॉडी की ओर घुमाया जाता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है, इसलिए जो फार्दर एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इधर कम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो फिक्स है, इसलिए इधर प्लस एंड हो जाएगा और इधर माइनस एंड हो जाएगा। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। अभी मैग्नेटिक फील्ड होता तो इंड्यूस मोशनल EMF डेवलप होता, बट इसमें कहीं हम लोगों ने मोशनल वर्ड यूज नहीं किया, बिकॉज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ, ना कि किसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो ये भी एक EMF हो सकता है, और फिर नेट पूछेगा, दोनों का इफेक्ट बताना पड़ सकता है। इसका निकाल लेते फिर देखते हैं। जैसे बालक इस पे लगेगा, फिर तो दूर जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग जाएगा ऐसा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगना चालू करेगा। जैसे से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और स्ट्रॉन्गर होगा तो फिर रोकने की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी। तो एक वक्त आएगा जब रोक देगा। तो चलो यहां से x दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा है me, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, mx ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा QE मतलब EE। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप हो गया
कि अब इलेक्ट्रॉनों पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, अब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, ऐसा स्टेट पहुंच गया है। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगा me ओमेगा स्क्वायर x अपान e, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। x पे ध्यान दीजिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होगा, दूर वाले पे ज्यादा फोर्स लगता है, नजदीक वाले पे लगता ही नहीं है, इसलिए यहाँ फील्ड वेरिएबल होगा। जबकि आपको याद होगा जब रॉड चलने वाला था, जो मोशनल ईएमएफ था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे तक क्या था, यूनिफॉर्म था। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो जाके पलट कर देख ले, ई के वैल्यू कांस्टेंट है वहां पर। तो जो मोशनल ईएमएफ होता है पूरे रॉड में यूनिफॉर्म होता है, बट यहाँ नहीं, अलग अलग है। अब अगर उन्होंने हमसे ईएमएफ पूछ लिया तो उनको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ई डॉट डी आर लगाना होगा। सो डीवी को लिख सकता हूं मैं ई डॉट डी आर, ई डी एक्स। कोई यहाँ बच्चा माइनस मत पूछे मेरे से, माइनस का क्या हो सके, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ बालक, चेंज। माइनस प्लस क्या होता है, कौन हाई कौन हो, तो पहले से पता है कि ये सेंटर पे वाला हाई है लो है, इसमें से घटा है, तो नेगेटिव कैसे आएगा, इससे बाहर आओ, नेगेटिव पॉजिटिविटी से बाहर आओ, एक्स ई डी एक्स। ज्यादा कोई बहस करे तो लिख देंगे क्या, डी इक्वल माइनस ई डॉट डी आर, इतना अपने आ जाएगा ये कि वी ए माइनस वी वी फाइनल, तो वी बी माइनस वी इज नेगेटिव, मतलब ए हाई है, तो डायरेक्ट लिख दिए हम, कहां से जीरो से कहां तक, एल तक इंटीग्रेट कर दिए। सो डेल्टा वी आ गया एम ई ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू ई। इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसका इफेक्ट भी ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। ये दो बात क्या बोल दिए, जैसे यहां पे बालक क्रॉस फील्ड हो जाए, क्रॉस फील्ड हो जाए तो क्या होगा, तो क्रॉस फील्ड होगा तो ये तो जो हुआ ही हुआ, V नीचे V क्रॉस B, ये वाला एंड हाई हो जाएगा, BVL लिखने से ये एंड हाई हो जाएगा, और इस केस में ये एंड लो है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, BVL माइनस दिस, यही डॉट कर दूं तो V क्रॉस B, V क्रॉस B ऐसा हो जाएगा, V इधर है क्रॉस B, तो इधर हाई हो जाता, होता ना डॉट होता तो ऐसा, इस दिशा में ऐसा होता, ऐसा करते हम लोग, इधर हाई होता कि नहीं, इधर हाई हो जाएगा, तो इस केस में भी इधर हाई हुआ है और बीवीएल भी इधर हाई हो जाता, तो नेट क्या लिख देते, बीवीएल प्लस लिख देते। तो बात है कि सर लिखे क्यों नहीं आप, अब तक क्रॉस फील्ड था तो लिखे क्यों नहीं, तो हमेशा ही होगा क्या, अब से पहले जितने क्वेश्चन कर उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा, हम कहेंगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को लेने के लिए ना बोले मत लो। क्यों बालक, बीवीएल, अरे बी कुछ होगा 0.4 0.2 0.31 कुछ तो लोगे, बी वी 2-4 मीटर लोगे ही, एल 1 मीटर होगा ही, तो कुछ 2-4 वोल्ट आएगा आंसर। ये महाराज को देख रहे हो बालक, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम होता है, 10 पावर माइनस कितना, अब वो उसके तुलना बीवीएल जो लोगे, बीवीएल 1-2 वोल्ट आ गया, उसकी तुलना में 10 पावर माइनस इतना कम वैल्यू आती है कि इसका कोई वहां पर इफेक्ट नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता, इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाई में है ना। इसलिए जब तक क्वेश्चन में कहा ये ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी इफेक्ट लो, तब तक नहीं लोगे, बिकॉज थ्योरेटिकली इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे तो हवा में रोज ऐसा रॉड घुमाएंगे हम लोग तो बैटरी बन जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, इसलिए वो ये हम नहीं लेते हैं। बट जब उन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट लीजिए तो हम लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया गया कि इसके बारे में अपने से नहीं सोचना है, क्वेश्चन वाला खुद बोलेगा कि इसका भी लीजिए तभी लीजिएगा, तो ये भी बात आप सीख गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बालक, हर चीज में कोई प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है,
वैरायटी कराई जा रही है। कितना वैरायटी का क्वेश्चन आता है आपको एक बार देख लेना चाहिए, प्रैक्टिस तो आप घर में करते हो। ये डिस्क है बालक, ध्यान रहे, डिस्क है ये, है ना, ये कोई रिंग नहीं, डिस्क ऐसा सॉलिड है, ऐसा घूम रही है, डिस्क ऐसा घूम रही है, क्रॉस फील्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद पढ़ाई छोड़ दिया मैंने, क्रॉस फील्ड है, रेडियस आर है, कहा कि ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा तो बताओ कि सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में ईएमएफ बताना है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में ईएमएफ हमको बताना कितना होगा। तो रॉड चल रहा तो मोशनल तो वो इमोशनल ही होगा देखा जाए। तो क्या करेंगे, डिस्क है तो एक एलिमेंट लेंगे, एक रिंग का, अब बीवीएल मत लगा देना, जैसे बीवीएल, वी तो सेंटरेस्ट पे है, तो क्या कहां से आ गई मैं, ये तो सिम रॉड नहीं भाई, वो रॉड का फॉर्मूला है, रॉड का फॉर्मूला, डिस्क है। चलो तो देखो ये हमने एक रिंग लिया, कंडक्टिंग रिंग लिया, जिसके क्या है, अंदर का रेडियस कितना x है और थिकनेस dx है। तो बालक एक तुम dx लेंथ का रॉड मानो, ये dx लेंथ का रॉड मानो, उस रॉड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x ओमेगा होगी ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इस रॉड के बीच में डेवलप होगा, उतना उस रिंग का अंदर और बाहर वाले हिस्से का डिफरेंस हुआ। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो सेंटर और पेरिफेरी के बीच में ईएमएफ आ जाएगा। इसलिए लिखा जाए कि ईएमएफ अक्रॉस द सेंटर एंड circumference is equal to integral b x omega dx bvl 0 से r, it is b omega r square by 2। तो डिस्क में भी होगा, सेंटर और सर्कमफ्रेंस में इतना ईएमएफ होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे रोटेटरी का, और फिर कंबाइंड में आ जाएंगे। कंबाइंड में कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात, मेन रोटेटरी में था, रोटेटरी में एक क्वेश्चन और करते हैं। बालक ये हुआ एक रिंग, कंडक्टिंग रिंग हुआ ये, ठीक, इसका ये एक्सिस है वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा है, ये वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा ओमेगा से घूम रही रिंग, ठीक है। अब अपने से कैसे की तो गिर जाएगी नीचे ना यार, इसलिए इसमें स्पोक्स लगाई गई है। समझते हैं सब लोग, साइकिल होता है ना, साइकिल का पहिया, तो साइकिल स्पोक्स होते हैं ना, तिल्लियां कंडक्टिंग होती हैं, तो वही लगाई गई है, सबके रेडियस आर है ऐसा, और ऐसा ओमेगा से घूम रहा है। और क्या किया है कि जो ये सेंटर लाइन है ना, इस पे इससे इससे कनेक्ट किया, इसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और इसमें टच करते रहेंगे हम, किसमें, सर्कमफ्रेंस से, फिक्स नहीं किए हैं, ऐसा रगड़ते रहेगा उस पर लगातार, इसे स्लिप करते रहेगा उस पर, टच करते रहेंगे उसको, आर हो गया। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा along the axis ऊपर की तरफ, ठीक, ये आर कंफ्यूज जाएंगे, तो इसको आर नोट कर लेते हैं, आर रेडियस रहेगा, लेंथ अगर एल कर ले तो कंफ्यूजन होता, एल लेंथ की स्पोक्स है, रेडियस एल दिया है, और हर एक स्पोक का इंटरनल रेजिस्टेंस
या रेजिस्टेंस आर है। हर एक जो स्पोक है उसकी लेंथ एल है, उस एक वायर होगी तो वायर है, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ऐसा जोड़ दिया आर से। एक तरीके सारी स्पोक सेंटर में जुड़ गई, वो एक कनेक्शन यहाँ से हो गया। तो पूछता है कि घूम रहा है, कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन एंड magnitude of current in the resistor R0। R0 में कितना करंट बह रहा हो, किधर बह रहा है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। कीजिए सब लोग, अपने से हो जाएगा, कीजिए तो। अच्छा, नंबर ऑफ स्पोक्स चाहिए होगा ना तुमको, कितनी बनाया मैंने, 3 3 6 7 नहीं बनाना चाहिए यार, कुछ इवन नंबर बनाना चाहिए। 8 हमारा बनाया, 8 स्पोक्स बनाया है, 8 तिल्लियां हैं इसमें। ठीक है, करो आंसर बताओ इसका। तो उम्मीद करते हैं सब लोग कर लिए होंगे, फिर आगे बढ़े हमारे साथ। तो बताया जाए, हर एक ईएमएफ, हर एक सेल जो है कितने ईएमएफ का है, तो बी वी एल, तो समझते हैं सब लोग, बी वी सी एम एल सी एल बाई 2 ओमेगा। हर एक का बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 जो है ईएमएफ हो गया। कौन हाई कौन लो, बी ऊपर है और ऐसा रोटेशन हो रहा है, तो किसी के स्पोक में लेते हैं जो ऐसा रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेशन कराया जाए। तो ये ऐसे घूम रहा है, बी ऊपर है, तो वी ऐसे ये स्पोक बात जो अंदर जा रहे, तो वी इधर हुआ और बी ऊपर हुआ, वी अंदर हुआ बी ऊपर हुआ, स्पोक अंदर गई तो वी इधर ऊपर। देखा, राइट वाला मतलब सर्कमफ्रेंस पर जो ईएमएफ होगा वो हाई होगा सबका, यानी ये इन हाई होगा तो करंट बहेगी ऐसे, हाई से लो बहेगा करंट। आंसर लिख रहे हैं आई इक्वल टू 8 स्पोक्स थे तो 8 ई हो गया, ई ही रह गया। 8 ई हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि सभी किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। सभी 8 सेल हो गई बालक, 8 सेल एक सेंटर जोड़ी और एक बाहर जोड़ी, 8 सेल पैरेलल हो गई और सभी सेल इक्वल है, इसलिए उसका सबका ईएमएफ ई ही होगा। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये ईएमएफ हो गया। पैरेलल में है ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, E रह गया वो, E अपॉन रेजिस्टेंस। कैसे जोड़ोगे, तो ये सब रेजिस्टेंस 8 है और पैरेलल में है, तो इंटरनली हो गया R बाई 8, पैरेलल में R बाई 8 हो जाएगा, और लोड भी है इसलिए हो गया R बाई 8 प्लस R0। दिस इज आवर आंसर। पैरेलल में 8 गुना मत कर देना ऐसे, ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हो, अभी ये मान लो एक बल्ब हो गया, ये रेजिस्टर ये से बल्ब हो गया, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम ऐसा स्पोक्स को मैकेनिकली हाथ से चला दें तो बल्ब जल सकता है ना, ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं और होते भी हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो जैसे मैग्नेट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हमको जलता हुआ दिखे, करंट थोड़ी ठीक ठाक हो, जलता हुआ दिखे। छोटी सी करंट बहेगी तो फिलामेंट का पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा स्ट्रांग फील्ड होता तो आसानी से पता चल जाए, ये हम लोग कर सकते हैं। सो बस अब करते हैं, ये हम लोग बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किया, किसमें रोटेशन में सारा तरीका कर दिया।
अब आते हैं कंबाइंड में। तो कंबाइंड मोशन में एकदम आसान है, कंबाइंड मोशन में नया कुछ नहीं। देखो लिखते हैं कंबाइंड मोशन अगर हो रहा है तो कंबाइंड मोशन बालक आपको हमेशा से पढ़ाया जाता है कंबाइंड मोशन में कि उसको दो भाग के पढ़ो, एक ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कंबाइंड इफेक्ट होता है। जैसे कोई रॉड है, रॉड ऐसा मान बालक क्रॉस फील्ड है मान लो, और वी से चल भी रहा, गिर रहा, और ओमेगा से ऐसा घूम भी रहा है, वो घूमते घूमते नीचे ऐसे करते करते नीचे गिर रहा है। तो करके अब आप इन दोनों ए और बी के बीच में ईएमएफ बताओ, हमको ईएमएफ बताना कंबाइंड मोशन होगा। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, कहेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू दो रॉड्स, एक रॉड प्लस एक रॉड, दो रॉड जिसमें एक रॉड तो वी से चल रहा है और एक रॉड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ऐसे तो पढ़ते हो रोटेशनल मोशन में, कंबाइंड मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो दोनों ईएमएफ निकाल के और स्केलर है ऐड कर देंगे। सो इसके चलने से एक सेल बनेगी, कैसी, ऐसी, क्यों, V क्रॉस B, V क्रॉस B। हर बार हाथ से चेक कर लिया करो, हम ये नहीं कहते आपको नहीं आता, ये नहीं कह रहे हैं सर, और जो चेक करेंगे ना तो ये खोपड़ी से निकल के हाथ में आ जाएगा ये चेकिंग। और जब तक खोपड़ी सोचते रहे तो खोपड़ी कभी गलत करेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? प्रैक्टिस जितना, फिर तो हम क्यों करते रहते हैं, हमको तो याद ही है सब चीज कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसे पढ़ाई नहीं होती। हर बार डायरेक्शन को आपको चेक करना चाहिए, हर बार। इसलिए तब तक जब तक ये दिमाग, मैं कहा ना, इसे खोपड़ी से निकल के हाथ में आ जाए डायरेक्शन, तब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट। हर बार आपको सोचना पड़ जाए अपने तरीके से, सर करें तो ठीक है, अपने करें तो सोचना पड़ रहा है अगर, तो गड़बड़ पढ़ाई आप। इसलिए आपको हर बार प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, तो इससे सेल बना, और इसका जानते हैं आप कि क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, जानते हैं आप जीरो होगा, कन्फर्म भी है, VCM जीरो होगा। या ऐसा क्वेश्चन करा, ये सेम क्वेश्चन कॉपी में किया हुआ है, आधे में इधर ई, आधे में इधर ई, नेट ई जीरो हो जाता था, यानी रोटेटरी का इस पे असर नहीं हुआ, तो फिर तो आंसर यही रह गया। तो इसका आंसर हो गया ईएमएफ बिटवीन ए बी इज कितना, बीवीएल, बीवीएल हो गया बी इंटू वी इंटू एल। रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ा, मैं नहीं करूँ कि नहीं पड़ेगा। अभी इस एग्जाम्पल में कोई एग्जाम्पल लिया, नहीं पढ़ा, ऐसा पढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कहा कि एक रॉड, सेम क्वेश्चन को बदल के आपसे पूछता हूं, एक रॉड, ठीक, जिसको ओमेगा से रोटेट करके ग्रेविटी में गिरने दिया गया, वेलोसिटी नहीं दिया गया, रेस्ट से छोड़ा गया, ओमेगा देकर छोड़ दे गिरने को ग्रेविटी से, ठीक। तो लिखो क्वेश्चन करके बताओ, फाइंड EMF between the two ends of the rod, find EMF between the two ends of the rod, EMF between the two ends of the rod, when the rod has rotated an angle, तीन क्वेश्चन। पहला, rotated angle
37 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ग्रेविटी में गिर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। जब 37 घूम जाए उसमें ये मैं बताओ, 90 बताओ और 180 बताओ, तो कीजिए अपने से, सॉल्व कीजिए इसको अपने से। उम्मीद है आप करके मेरे साथ आंसर मैच करा रहे हैं। पहला हम 37 कर रहे हैं। रॉड यहाँ पे आ चुका है, रॉड 37 डिग्री रोटेट कर गया, यानी रॉड ऐसे ये एंगल होगा इसका 37 डिग्री। तो वेलोसिटी गेन कर गया होगा v, तो v से चलेगा। मुझे ये v नहीं चाहिए, मुझे v इसके परपेंडिकुलर का चाहिए। v मैं निकाल लूंगा, परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा मैं, तो रिजॉल्व करूंगा वेलोसिटी को ऐसे ऐसे। ये 37 है तो 53 हुआ, ये 37 हुआ, तो हमारे समझ से आंसर हो गया v cos 37, वेलोसिटी इसका तो हो गया 4v/5। आएगा क्या, 37 ऐसे घुमा तो क्या हो जाएगा, 37 घुमा बालक, 37 हुआ तो ये 53 हुआ, 37 हो गया, तो v cos 37 इज 4v/5। आंसर हो गया b 4v/5 इंटू l। मुझे v निकालना पड़ेगा, तो होगा 4bl/5, 4bl इंटू v, v इक्वल टू gt। क्यों gt, v इक्वल u प्लस 80, वर्टिकल मोशन, u 0 था, 80, टाइम हटाना होगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे, 4b/l/5 g, टाइम इज θ/ओमेगा, θ/ओमेगा। सही है, थीटा कितना लिखो, 37 लिख दोगे, ओमेगा ओमेगा ये हो गया 37 डिग्री। दूसरा कहता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रॉड हो गया होगा ऐसे, फी हो जाएगा ऐसे। यहाँ ओमेगा है ना, ओमेगा का इफेक्ट अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वही ओमेगा अलग से कर देंगे, सिर्फ रोटेटरी होता, उसकी वजह से रॉड में ईएमएफ 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो गया सर, 0 हो गया। ओमेगा यहाँ भी है, फिर वही बात, यूनिफॉर्म फील्ड में ओमेगा घुमाया जाए सेंटर मास, तो इस ओमेगा घूमने से सेंटर तो नहीं चलेगा ना। कोई दो बार तो सोचो, ट्रांसलेटरी अलग, रोटेटरी अलग। रोटेटरी होने से ईएमएफ नहीं होने वाला, सिर्फ ट्रांसलेटरी से होने वाला है। तो यहाँ तो ट्रांसलेटरी भी वेलोसिटीज के रॉड के लेंथ के पैरेलल हो गया, तो ये वेलोसिटी को ईएमएफ जनरेट नहीं करता। अगला सी कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री में ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, रॉड ऐसे हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल रॉड हो जाएगा, नहीं तो अभी होगा v ऐसे होगा, सीधे आंसर हो जाएगा b vl हो जाएगा वाला, bl इंटू v कितना हो जाएगा, g इंटू t, तो blg t कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, एंगल θ/ओमेगा टाइम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कंबाइन में कुछ परेशान नहीं रहना है। जब आप ट्रांसलेटरी अलग जानते हो, रोटेटरी अलग जानते हो, कंबाइन में ट्रांसलेटरी को से निकाल लो, रोटेटरी का निकाल लो और पूछ लो, हो जाए, है ना। लेकिन जैसे एक क्वेश्चन इसी में मैं कर दूं, बस ज्यादा नहीं, जैसे एक क्वेश्चन कर दूं, जो अभी हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल लिए थे बालक, ऊपर वाला ये वाला एग्जाम्पल लिए था ना, ऐसा रॉड था और v से चल रहा था, ओमेगा से घूम रहा था, ऐसा था ना क्वेश्चन अभी किए थे। तो एंड्स के बीच में तो बीवीएल आ गया, ठीक बात, बिकॉज रोटेशन से नहीं आया। बट कोई ये पूछ ले कि नहीं मुझे ये सेंटर ए बी सी, सेंटर और एंड के बीच में बताओ, तब हो जाएगा बॉल, तब मुश्किल हो जाएगा, तब रोटेशन का इफेक्ट लेना होगा।
तो फिर अभी मैं कर देता हूं ताकि आपका वो बात ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे जीरो तो नहीं होगा बट लेना होगा, और लेना होगा तो कुछ अलग नहीं करना होगा। मैंने फिर से कहा कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सोचो। जैसे मुझे कोई कहे कि ये आप सीबी को बताओ, तो सीबी में अलग सोच लूंगा। तो मैं कहता कि ट्रांसलेशन को, अब इसका सेंटर पर दिमाग लगा रहा हूं, ट्रांसलेशन से वेलोसिटी कितना होगा, v। रोटेशन चैप्टर, ट्रांसलेशन होता तो उसका v होता, और रोटेशन का भी इफेक्ट होगा, तो रोटेशन का इफेक्ट कितना हो जाएगा, r ओमेगा, r मतलब l/2 ओमेगा। बस तो हो गया हमारा आंसर। इसलिए जो cb हो, जो ecb होगा वो कितना हो जाएगा, b इंटू v। v की जगह लिखाएगा l ये इंटू l, bvl। समझे सब लोग? अब इसके सेंटर ग्रास लिख देंगे, और इस एंड पे कोई पूछेगा लेफ्ट वाले एंड का क्या होगा, तो इस लेफ्ट वाले एंड में क्या हो जाएगा, v नीचे है और ये ऊपर है, कितना, l/4 ओमेगा। तो ये c था, ये b था और a था। तो इस बार ECA कितना हो जाएगा, मतलब v मैं बड़ा मान रहा हूं, तो कितना लिखूंगा, b इंटू v माइनस l/4 ओमेगा। ये l/2 है ना, रॉड क्लब में l/2 लिखोगे ना, l/2 हो जाएगा। और नेट क्या करो, ऐड देखो, दोनों में भी नीचे नीचे ही ज्यादा माना है। अगर नीचे ही ज्यादा माना तो इसका एंड भी बी हाई, इसमें बी हाई हुआ, इसमें सी हाई हुआ, दोनों का वी क्यों बड़ा माना है। तुम जैसा मानो से एक ही बात आएगा, कोई एक तरीका करना हो। भी हमने l/4 मेगा से बड़ा माना, तो इसका भी राइट एंड पॉजिटिव, इसका राइट एंड पॉजिटिव आएगा। तो ये एक सेल, एक ये वाला, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। तो नेट जोड़ो, देखो ना क्या आता है, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, l/4 मेगा कट गया, आंसर होगा BVL/2 प्लस BVL/2 इक्वल टू BVL। जो कि हम सीधे कह रहे थे कि नेट कितना आएगा, BVL आएगा ओमेगा का AB पर असर नहीं, बट एक पार्ट में कहेगा तो ऐसे कर देंगे, देखो B यूनिफॉर्म है तो फिर BVCL लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट कर दिया हमने, आपको समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं, आपको कंबाइंड पढ़ना नहीं है, आपको बढ़िया से ट्रांसलेटरी लिखने आना चाहिए और रोटेटिव लिखना आना चाहिए, फाइनली आप BVCL लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म फील्ड में रॉड का हर तरीके से मोशन में लिखने का तरीका होगा, कितना यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, BVCL लिखिए, VC जो है रॉड और B दोनों की प्रिपेंड कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ये मोशनल EMF कंप्लीट होता है ना। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना, अभी तो दूसरा पार्ट ओरिजिन 2 पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।